गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BA-BSc सेकेंड ईयर ज्योग्राफी। अपना टॉपिक चल रहा था पॉपुलेशन और उसमें हमने बात की थी, कुछ सिद्धांतों की बात की थी। इससे पहले हमने जिस सिद्धांत की बात की थी, कौन सा सिद्धांत था, उसमें हमने बात की थी, एक सिद्धांत था माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। ठीक है, और माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत था उसके बाद आज हम बात करेंगे किसकी, मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। जो मार्क्स महोदय थे, देखिए उस समय क्या होता था, जब मार्क्स महोदय, पहले तो हम मार्क्स के बारे में बताएंगे कि 1818 से और 1863, जो मार्क्स का समय था वो 1818 से 1883 का समय है। मार्क्स महोदय थे इस समय। तो मार्क्स जो महोदय थे, इन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था और इनका ऐसा मानना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसके कारण समस्याएं बढ़ रही हैं। ये क्या थे, साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे और कह सकते हैं कि हम पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसके प्रबल क्या थे, विरोधी थे। और हम कह सकते हैं कि जो मार्क्स थे, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। मार्क्स महोदय ने दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। देखिए अर्थशास्त्र में भी हमारे ये ही टॉपिक आते हैं कि जनसंख्या या जनसंख्या से संबंधित क्या है कि कौन कौन से साधन होते हैं, जीवन स्तर किस प्रकार का पाया जाता है। और उस तो जो मार्क्स थे वो क्या थे, समाजशास्त्री भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे और अर्थशास्त्री भी थे। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें मुख्य उद्देश्य इनका यही था कि साम्यवादी व्यवस्था को अगर लागू कर दिया जाए तो उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन पर सबका समान रूप से अधिकार पाया जाता है। लेकिन अगर पूंजीवादी व्यवस्था होती है, देखिए पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक श्रमिक होता है और एक पूंजीपति होता है। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है समाज। एक क्या होता है, सर्वहारा जिसको बोलते हैं, श्रमिक होता है, और दूसरा क्या होता है, पूंजीपति होता है। जितने भी साधन होते हैं या जितना भी लाभ प्राप्त होता है वो किसको प्राप्त होता है, पूंजीपति को। क्यों? क्योंकि लाभ के जितने भी साधन होते हैं उन पर अधिकार किसका होता है, पूंजीपति वर्ग का होता है। जबकि जो सर्वहारा वर्ग होता है उसके पास से कह सकते हैं कि हम संसाधनों के नाम पर सिर्फ उसका जो श्रम है वह उसके पास उपलब्ध होता है। तो जो मार्क्स था इसको हम क्या कह सकते हैं, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। छोटे में क्वेश्चन आ सकता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक थी, उसका नाम था दास कैपिटल। पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल। इसको वैसे भी आप याद रखना, क्योंकि आपके जो भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं पूछ लिया जाता है कि जो दास कैपिटल पुस्तक है वह या कृति है वह किसकी रचना है, तो हम कहेंगे कार्ल मार्क्स की वह कृति है या कार्ल मार्क्स की वह रचना है। इन्होंने क्या किया था, ये जो कार्ल मार्क्स थे ये पूंजीवादी व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। पूंजीवादी व्यवस्था के क्या थे, व्यवस्था के विरोधी थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर समाज में आप परिवर्तन चाहते हैं, जनसंख्या और जो हमारे संसाधन हैं उनमें एक सामंजस्य चाहते हैं, अनुकूलन चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना होगा। और साम्यवादी व्यवस्था होगी तो जितने भी हमारे संसाधन होते हैं उन पर किसका अधिकार होगा, सभी का अधिकार समान रूप से पाया जाएगा। और पूंजीवादी व्यवस्था के इसलिए प्रबल विरोधी थे ये, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्ग होते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है सर्वहारा या श्रमिक वर्ग। तो इसमें जो भी होता है, जो भी संसाधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है, पूंजीपति का अधिकार होता है। और जो श्रमिक वर्ग होता है उसका शोषण होता है। जितने भी फैक्ट्री, कारखाने, उद्योग स्थापित होते हैं, श्रमिक को सिर्फ इतना ही दिया जाता है जो उसको पेट भरने के लिए
पर्याप्त रहे और जितने भी साधन होते हैं या संसाधन होते हैं उस पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार होता है। दूसरा, जैसे ही तकनीकी विकास होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, इन श्रमिकों को कारखानों से बाहर कर देते हैं और मशीनों के द्वारा वह कार्य करवा लिया जाता है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ती है। तो इस प्रकार की जो जनसंख्या है धीरे धीरे बढ़ती जाती है और जो संसाधन है उन पर एक वर्ग विशेष का अधिकार रह जाता है, जिसको पूंजीपति वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो मार्क्स है जनसंख्या का इन्होंने सिद्धांत दिया था और 1818 से 1883 तक इनका समय रहा है। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, इन्होंने अध्ययन किया था, इसके कारण इनको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और दूसरी बात आती है कि इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था, दास कैपिटल। उसमें भी इन्होंने किसका वर्णन किया था, पूंजीपति जो व्यवस्था है उसका विरोध किया था, उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया था। उस समय देखिए जब दास कार्ल मार्क्स महोदय थे तो उस समय जो समाज था वह दो वर्गों में बटा हुआ था, पूंजीपति या कह सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था थी उस समय। तो पूंजीपति उस समय जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसमें समाज दो भागों में बटा हुआ था। तो उस समय की जो मुख्य समस्या थी वो यही थी कि जो जितने भी संसाधन हैं उसके अनुसार इस जो जनसंख्या है इसका भरण पोषण किस प्रकार से किया जाए। तो पूंजीपति व्यवस्था में इस प्रकार से संभव नहीं था, इसलिए जो कार्ल मार्क्स थे वो पूंजीपति व्यवस्था के तो क्या थे, विरोधी थे, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था के क्या थे, वो पक्ष में थे। नेक्स्ट बात करते हैं वर्तमान अगर समय की बात की जाए तो जो कार्ल मार्क्स थे उस समय जो तत्कालीन पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके प्रबल विरोधी थे, लेकिन वर्तमान समय की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं थी पूंजीवादी व्यवस्था के ही दुष्परिणाम थे, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं हो तो इतनी समस्याएं हमारे समाज में वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हो। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और कही कि पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित माल्थस के जो सिद्धांत थे उनकी भी इन्होंने आलोचना की थी। माल्थस के सिद्धांत की इन्होंने आलोचना की थी। देखिए इससे पहले मैंने आपको माल्थस का सिद्धांत बताया था, जिसमें बताया था कि अंकगणितीय वृद्धि से क्या होती है, अंकगणितीय वृद्धि से एक जनसंख्या की बढ़ोतरी और दूसरी हमने क्या बताया था, हमारे जो संसाधन है या खाद्यान्न है उनकी बढ़ोतरी होती है, दोनों में असंतुलन पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, कार्ल मार्क्स महोदय ने जो माल्थस ने सिद्धांत दिया था उसका भी विरोध किया था और उसी पर अपने विचार दिए थे कि सामाजिक आर्थिक दशाओं पर आधारित उस समय उनके क्या थे, विचार थे। इन्होंने कुछ चीज़ों की कल्पना की थी कि कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था। देखिए कोई भी हम सिद्धांत देते हैं उससे पहले कुछ कल्पना करनी पड़ती है, जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना कहते हैं। तो जो कार्ल मार्क्स महोदय थे इन्होंने भी कहा कि कार्यशील जो जनसंख्या है पूंजी संचय को प्रभावित करते हुए उत्पादनों के साधनों का क्या करती है, निर्माण करती है और स्वयं भी उसे कह सकते हैं कि निरर्थक बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि अतिरिक्त जो जनसंख्या होती है वह क्या होती है, जनाधिक्य का रूप धारण कर लेती है। देखिए कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, कार्यशील जनसंख्या वो होती है जो किसी न किसी प्रकार का कार्य करती है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कार्यशील जनसंख्या के अलावा कि कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो क्या करती है, पूंजी संचय को प्रभावित करती है। पूंजी संचय को इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि जो कार्यशील जनसंख्या होती है पूंजी का संचय उन्हीं के पास पाया जाता है। तो बाकी जो अतिरिक्त जो जनसंख्या होती है वो जनाधिक्य जनसंख्या बढ़ोतरी का ही कार्य करती है, जिसके कारण जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी लगातार समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। और ऐसी जो विचार था पूंजीवादी व्यवस्था में मुख्य रूप से देखा जाता था कि जो साधन हैं उन पर क्या होगा, पूंजीपति वर्ग का अधिकार होगा, बाकी जो जनसंख्या है वो क्या होगी, बेरोजगार होगी। बेरोजगार होने से जनसंख्या वृद्धि या जनाधिक्य की समस्या बढ़ेगी। लगातार इस प्रकार की जो समस्याएं बढ़ेंगी वो कह सकते हैं कि हम पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा इन्होंने कहा यह जो व्यवस्था है जैसे प्राकृतिक प्रकोप हो गए, आपदाएं हो गई, गरीबी है, इन सभी चीज़ों का आना स्वाभाविक है और पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनका भी ऐसा मानना है कि बेरोजगारी आएगी, प्राकृतिक जितनी भी आपदाएं आएंगी वो किसका मुख्य कारण है, वो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण ही ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सेकंड बात इन्होंने की कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है सभी को रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती है।
अब जब तक सभी को रोज़गार उपलब्ध नहीं होंगे तो क्या जो जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उन सभी संसाधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार होगा? नहीं होगा। दूसरी इन्होंने कहा कि इन जो समस्याओं का अगर हमें सुधार करना है तो समाज सुधारक भी, उनका भी क्या मानना था कि इन सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है? पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। दूसरा इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या के प्रति अपने विशिष्ट विचार रखे और कहा कि समाज में गरीबी तथा अन्य जो जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण के हमें उपाय खोजने चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को क्या बनाना चाहिए? सुखी जीवन और रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। अगर पूंजीवादी व्यवस्था रहेगी तो क्या हम सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। ऐसा मानना था कार्ल मार्क्स महोदय का। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और भी कही थी अपनी जनसंख्या के सिद्धांत के विचार में, एक विचार और भी कहा था कि समाज के जितने भी वर्ग हैं अगर उनको सुखी जीवन देना है तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वो क्या थे? कटिबद्ध थे कि हमें ऐसा करना ही होगा जिसके कारण सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट बात करेंगे हम उसकी मुख्य विशेषताओं की। किसकी मुख्य विशेषताएं? कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत थे उसकी जो मुख्य विशेषताएं थी उनकी बात करेंगे हम। देखिए, जो कार्ल मार्क्स थे उस समय जो समाज था 2 वर्गों में बटा हुआ था। सही है? समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2 वर्गों में। देखिए क्या था। ये तो टॉपिक जो है आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा और अब ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या दिया था? अपने सिद्धांत की क्या दी थी? विशेषताएं दी थी। विशेषता, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। समाज 2 वर्गों में विभाजित था। फर्स्ट कौन सा था? पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग। देखिए, पूंजीपति वर्ग, पूंजी पर किसका आधिपत्य है? इसी पूंजीपति का। देखिए क्या था, इस वर्ग में उत्पादन के जितने भी साधन होते हैं उन पर स्वामित्व अधिकार होता है। किसका होता है? इसी पूंजीपति वर्ग का होता है। जितने भी साधन होते हैं वो किसके पास होते हैं? ये लोग लाभ प्राप्त करने के क्या होते हैं? हकदार होते हैं। और जितना भी अतिरिक्त लाभ होता है वो भी किनको प्राप्त होता है? इसी पूंजीपति वर्ग को प्राप्त होता है। पूंजीपति वर्ग हम कह सकते हैं कि इस लाभ को पूंजी के रूप में संचित करता रहता है। देखिए, उत्पादन के या कह सकते हैं कि हम जितने भी संसाधन होते हैं उन पर अधिकार किसका पाया जाता है? पूंजीपति वर्ग का पाया जाता है। और यही कारण है कि जो पूंजीपति वर्ग है हम कह सकते हैं कि लाभ कमाने का हकदार होता है और लाभ के जितने भी साधन होते हैं उस पर अधिकार किसका पाया जाता है? इसी पूंजीपति वर्ग का उस पर अधिकार पाया जाता है। दूसरा जो वर्ग है उसको हम बोल सकते हैं कि गरीब या सर्वहारा वर्ग। एक तो हम बोल सकते हैं गरीब या सर्वहारा वर्ग। देखिए क्या होता है, जब वर्ग किस में आ गया? गरीब में आ गया। तो इनके पास किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती, धन किसी भी प्रकार के कोई संसाधन नहीं होते हैं। इनका जो धन होता है वो क्या होता है? श्रम होता है। जितना ये परिश्रम करते हैं उसके अनुपात में क्या मिल जाता है? इनको कह सकते हैं कि अपना भरण पोषण कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन जैसे ही उत्पादन के साधनों में नई तकनीक का उपयोग होता है तो इन लोगों को कारखानों से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना भी किनको करना पड़ता है? इसी गरीब या सर्वहारा वर्ग को उसका सामना करना पड़ता है। सर्वहारा वर्ग को मार्क्स ने निर्धन कहा है। और उसके पास जो संपत्ति होती है, संपत्ति के नाम पर क्या पाया जाता है? सिर्फ उसके पास श्रम होता है। उस श्रम से ही वह क्या करता है? अपने जीविकोपार्जन करता है। और हम कह सकते हैं इसलिए यह वर्ग श्रम संचय के रूप में जनसंख्या वृद्धि के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। इन पर यहाँ ये चीज़, ये जनसंख्या वृद्धि में सहायक होती है। क्यों होती है? क्योंकि एकमात्र श्रम ही इनके पास होता है। तो वही बात होती है कि जितने अधिक हाथ होंगे उतना अधिक हम कमाएंगे। तो ये जो लोग होते हैं या जो वर्ग होता है वह जनसंख्या वृद्धि
के लिए प्रयासरत रहता है कि अगर जनसंख्या वृद्धि, जितने घर में सदस्य अधिक होंगे तो उतना ही क्या होगा, श्रम अधिक होगा, या हम कह सकते हैं कि उतने ही परिवार की स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि इनके पास किसी भी प्रकार के कोई संसाधन नहीं होते हैं। संसाधन क्या होता है, संसाधन सिर्फ इनके पास इनका जो श्रम है वही होता है। तो उसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अधिक जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयासरत रहते हैं, जिसके कारण जितना अधिक श्रम होगा उतना ही क्या होगा, उतने ही श्रम के अनुसार क्या मिलेगा, इनको लाभ मिलेगा, या हम कह सकते हैं कि ये लोग अपना भरण पोषण कर पाएंगे। देखिए, पूंजीपति वर्ग था, संसाधनों पर सभी पर किसका अधिकार था, पूंजीपति वर्ग का, लेकिन जो गरीब वर्ग है उसके पास क्या है, सिर्फ अपना श्रम है, जिसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है, या हम कह सकते हैं कि जो सर्वहारा वर्ग है वह जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में कि इसी के कारण क्या था, जो कार्ल मार्क्स महोदय थे वो इस पूंजीवादी व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। सेकंड कहें कि मार्क्सवाद ने जनसंख्या की जो समस्या थी उसकी मूल जड़ किसको माना, पूंजीवादी व्यवस्था को। किसको माना, पूंजीवादी व्यवस्था को। उनका मानना था कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं होगी तो लोगों में इस प्रकार की मानसिकता नहीं मिलेगी कि जो जनसंख्या है उसको बढ़ाने का प्रयासरत नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि श्रम क्या है उनके लिए, श्रम ही एक धन संचय वाला मुख्य साधन है। इसलिए जो सर्वहारा वर्ग है या गरीब वर्ग है वो जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयासरत रहता है, और इसका जो मूल जड़ है वो क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके कारण क्या होती है, जनाधिक्य की समस्या आती है, बेरोजगारी की समस्या आती है, निर्धनता की समस्या आती है, और इन सभी के पीछे मूल व्यवस्था क्या है, पूंजीपति व्यवस्था, जिसके कारण इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा इन्होंने दिया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग जो होता है मजदूरों को मजदूरी कम देता है, मजदूरी में क्या कर देता है, कमी कर देता है, और अपना अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये जो पूंजीपति वर्ग है अपने अनुसार क्या कर देता है, मजदूरों की जो मजदूरी मिलती है उनको वो क्या कर देता है, उसको कम कर देता है, और जितना भी लाभ है वह स्वयं प्राप्त करना चाहता है। आपने देखो पुरानी भारतीय फिल्में देखना, उनमें आपको मिलेगा कि हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी काम करवाया जा रहा है, और बंधुआ मजदूर वाली वो सारी स्थितियाँ उस समय, क्योंकि हमारे जो समाज की जो मुख्य समस्या थी उस समय यही जो पूंजीवादी व्यवस्था थी यह मुख्य समस्या हुआ करती थी। दूसरा इन्होंने कहा कि जैसे ही अधिकतम लाभ कमाने के लिए जैसे ही मशीन आ जाती हैं, नवीन तकनीक आ जाती हैं, स्वचालित उपकरण आ जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका उपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, और जितने भी श्रमिक होते हैं उनको काम से बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही श्रमिक काम से बाहर निकलते हैं बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी बढ़ जाती है, और जिसके कारण भी क्या करते हैं, जैसे ही मशीनों का उपयोग बढ़ता है तो श्रमिकों की छटनी होना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही श्रमिकों की छटनी होगी क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो बेरोजगारी बढ़ाने वाली जो व्यवस्था है वो भी कौन सी व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था को इन्होंने माना है। श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है, जिसके कारण उनका जीवन जो स्तर होता है वह निम्न बना रहता है। अगर मजदूरी ही कम मिलेगी तो जीवन स्तर क्या ऊंच बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। इसलिए उनका जो जीवन स्तर है वह निम्न ही बना रहता है, जिसके कारण श्रमिकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करके ही धन प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। अब श्रमिक वर्ग जो है वो भी मजबूर है, इसलिए वो क्या करता है कि अपनी जनसंख्या में वृद्धि करके धन प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि परिवार ही क्या होती है, उसकी वास्तविक पूंजी होती है। मैंने कहा था कि जो श्रम होता है वो क्या होता है, वो ही उसकी वास्तविक पूंजी होती है। जितने अधिक हाथ होंगे उतना अधिक कमाएंगे, ये धारणा थी, जिसके कारण भी जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि परिवार ही क्या होता है, उसकी पूंजी होती है, जिसके कारण भी जो पूंजीपति वर्ग होता है और गरीब वर्ग होता है उसके बीच का अंतराल अत्यधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, कह सकते हैं कि हम गरीबी के अकॉर्डिंग या धन के अकॉर्डिंग उन दोनों के बीच का जो अंतराल है वह बढ़ जाता है, क्योंकि जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी संसाधनों पर पूंजीपति वर्ग का अधिकार पाया जाता है। मार्क्स ने इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या को बताया कि जो तेजी से बढ़ती जनसंख्या है इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि आंतरिक जनसंख्या की समस्या से बचा जा सकता है, और उन्होंने कहा
कि इस पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिसके कारण समाज में इतनी अधिक विषमता नहीं आएगी और इतनी अधिक समस्याओं का सामना समाज को नहीं करना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने कहा उसके माध्यम से क्या होती है कि आय और वितरण की जो असमानताएं हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। आय और वितरण की जो असमानता होती हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। जैसे ही क्या होगी, साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जैसे ही साम्यवादी व्यवस्था आएगी तो आय और वितरण में जो असमानता पाई जाती है वो क्या होगी, कम, या तो असमानता कम होगी, असमानता क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और इसीलिए जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बढ़ने से क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। और हम कह सकते हैं कि कार्य का समान वितरण होने से बेरोजगारी दूर होगी। मार्क्स ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी व्यवस्था की क्या की है, पूंजीवादी व्यवस्था को नकार दिया है और उसने कहा है कि जनसंख्या की समस्या का अगर समाधान करना है तो उसका एकमात्र हल क्या है, साम्यवादी व्यवस्था। देखिए क्या होता है, जो साम्यवादी व्यवस्था होती है उत्पादन के साधनों पर सभी का समान रूप से अधिकार पाया जाता है। तो इस प्रकार की जब व्यवस्था होगी तो आय और वितरण, आय का जो वितरण है उसमें क्या पाई जाएगी, जो असमानता है वह कम होगी। आपको पूंजीपति व्यवस्था में पता है कि जो अमीर होता है और अधिक अमीर हो जाता है और जो गरीब होता है और अधिक गरीब हो जाता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी पर अधिकार किसका पाया जाता है, उन सभी पर अधिकार समान रूप से सभी का पाया जाता है। तो जो कार्ल मार्क्स महोदय थे उनका ऐसा मानना था कि अगर समाज की जनसंख्या समस्या को ख़त्म करना है या समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, उन सभी को अगर समाप्त करना है तो आपको पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करना होगा और उसके स्थान पर आपको साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना होगा। कि जैसे ही साम्यवादी व्यवस्था लागू होगी तो आय और वितरण की जो असमानता है वो दूर हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि जो निम्न व्यक्ति है या सर्वहारा वर्ग है उसमें भी क्या होगा, उसकी भी आय बढ़ेगी, जिससे उसके भी जीवन स्तर में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। बेरोजगार नहीं होगा और उसके जीवन स्तर में परिवर्तन होगा तो जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो उन्होंने बताया कि एकमात्र जो समस्या का जो समाधान है वो क्या है कि पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर हमें क्या करना है, साम्यवादी व्यवस्था को लागू करना है। साम्यवादी व्यवस्था को लागू करके ही हम समाज की इन सभी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आलोचना की। किसकी बात करेंगे, ये तो हमने बात करी साम्यवादी व्यवस्था की, उसकी विशेषताओं की, कि कार्ल मार्क्स महोदय क्या चाहते थे, उनकी किस प्रकार की विचारधाराएं थी। अब हम बात करेंगे किसकी, आलोचना की। आलोचना होती है कि यह जो सिद्धांत दिया है उसमें कौन कौन सी कमियां रही हैं। सही है, आलोचना में अगर हम बात करें तो यह जो सिद्धांत दिया उसमें कौन कौन सी कमियां रही हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, उसकी बात करेंगे हम। देखिए, मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के क्या थे, विरोधी थे, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के लिए इसे ही उत्तरदायी माना, लेकिन वास्तव में यह सही नहीं है। उन्होंने एक चीज़ मानी, जो अपना सिद्धांत दिया उसमें, कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही, जितनी भी समस्याएं हैं उसकी एक ही क्या है, जड़ है, और वो जड़ क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था। कि अगर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं हो तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और ऐसी ही समस्याएं साम्यवादी देशों में भी देखने को मिलती हैं, ऐसी ही समस्याएं साम्यवादी देशों में देखने को भी मिलती हैं। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये जितनी भी समस्याएं हैं ये पूंजीवादी व्यवस्था के कारण देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो साम्यवादी देश हैं, जहाँ पर ऐसे देश जहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था लागू है, वहाँ पर भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हम ये चीज़ तो कह ही नहीं सकते कि जितनी भी समस्याएं हैं वो उनकी मुख्य जड़ क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था है। ठीक है, फर्स्ट आलोचना इसकी यही होती है। सेकंड की अगर हम बात करें कि जो साम्यवादी व्यवस्था होती है उसमें जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको स्पष्ट नहीं किया गया, कि साम्यवादी जो व्यवस्था है उसमें जो जनसंख्या की प्रकृति है उसको स्पष्ट नहीं किया गया, जिसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि का स्पष्ट पता नहीं लग सकता है। देखिए, उन्होंने कहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में इसके कारण से जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन साम्यवादी देशों में भी जनसंख्या बढ़ती है। उसका कारण इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि जो साम्यवादी देश हैं उनमें किन कारणों से जो समस्या है वह बढ़ रही है। ये भी क्या थी, जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी आलोचना का सेकंड पॉइंट है।
दूसरी इन्होंने कहा मार्क्स ने जनसंख्या की जितनी भी समस्याएं हैं उसका एकमात्र समाधान किसको बताया है? साम्यवादी व्यवस्था को बताया है। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि अगर हम साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हैं तो जितनी भी समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ऐसा किसका मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना था कि अगर हम साम्यवादी व्यवस्था को अपनाते हैं तो जितनी भी हमारे पास समस्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी? हमारी समाप्त हो जाएंगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साम्यवादी देश हैं जिनमें आज भी इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि जो समस्या है या जो जनसंख्या उसमें बढ़ोतरी होगी। साम्यवादी व्यवस्था में भी जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके जो कारण हैं उसको स्पष्ट रूप से कार्ल मार्क्स महोदय ने स्पष्ट नहीं किया। पूंजीवादी व्यवस्था वाले देशों में जनाधिक्य नहीं है। पूंजीवादी जितने भी व्यवस्था वाले देश हैं उनमें जनसंख्या की अधिकता की समस्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने निवारक उपाय अपनाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं पूंजीवादी देश जिनमें जनसंख्या अधिकता की समस्या नहीं पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने निवारक जो उपाय हैं वो अपना रखे हैं। जबकि कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? उनका मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था होते हुए भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती है। लास्ट बात करेंगे हम 5th पॉइंट की। ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या की समस्याओं का हल क्या है? साम्यवाद है। तो साम्यवादी देशों में जनसंख्या की अधिकता क्यों पाई जाती है? कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो उनका ऐसा मानना था कि जितनी भी समस्याएं हैं उनका सभी का क्या है? सभी का समाधान क्या है? साम्यवाद है। तो अगर साम्यवाद ही इन सभी समस्याओं का हल है, या हम कह सकते हैं कि साम्यवाद के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है, तो जो साम्यवादी देश हैं उनमें जनसंख्या अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर जितने भी संसाधन होते हैं सभी का समान रूप से अधिकार पाया जाता है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि पाई जाती है, लेकिन फिर भी जनसंख्या की अधिकता क्यों पाई जाती है? अगर साम्यवादी व्यवस्था सही है तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत सारे कारक थे जो उसके आलोचनाओं में शामिल थे। आज हमने बात की थी कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत की। उस समय जिस प्रकार की समाज की दशा थी उस दशा को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि पूंजीपति व्यवस्था थी जिसके कारण क्या होती थी, जो आय और जो वितरण है उसकी असमानता बढ़ती जाती है, जिसके कारण भी अमीर और अधिक अमीर हो जाता है और गरीब और अधिक गरीब हो जाता है। गरीब के पास जो धन या संचय होता है उसके नाम पर सिर्फ अपना श्रम होता है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है। तो ये कुछ बात की थी हमने जनसंख्या सिद्धांत की। और जो मार्क्स थी उसकी आलोचना में अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि साम्यवादी देश है वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। ऐसे विश्व में बहुत सारे देश हैं पूंजीवादी देश जहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। अगर पूंजीवादी व्यवस्था ही जनसंख्या समस्या का एकमात्र कारण है तो उन देशों में जनसंख्या अधिक नहीं पाई जानी चाहिए। दूसरी कुछ साम्यवादी देश ऐसे भी हैं जिनमें जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगर इन सभी समस्याओं का समाधान ही साम्यवादी व्यवस्था है तो उन देशों में जनसंख्या वृद्धि क्यों पाई जाती है। तो ये हमने की थी मार्क्स की जनसंख्या संबंधी विचारधारा की बात। देखिए क्या होता है। अब इसमें 2-3 छोटे क्वेश्चन और बताती हूँ आपको। एक बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत होता क्या है? अनुकूलतम जो जनसंख्या है सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन केनन ने दिया था। एडविन केनन ने यह सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1924 में। और इनकी एक पुस्तक थी वेल्थ, WEALTH, बस वेल्थ मतलब स्वास्थ्य। एडविन केनन की एक पुस्तक थी पुस्तक का नाम था वेल्थ और उन्होंने लिखी थी 1924 में। इसमें सर्वप्रथम उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? एडविन केनन ने दिया था 1924 में और उनकी एक पुस्तक थी वेल्थ, उसमें इसका उन्होंने वर्णन किया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत
का प्रतिपादन किसने किया था? एक सबसे पहले उसका वर्णन किसने किया था, दूसरी बात आती है उसका प्रतिपादन किसने किया था? हेनरी सिजविक ने। हेनरी सिजविक, जो हेनरी सिजविक है, इन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था? इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। पुस्तक कौन सी लिखी थी? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी, इसमें इन्होंने क्या किया था? इसका वर्णन किया था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ECOMONY, इकोनॉमी, N है ये, NOMY, इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के थे तो इसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, जिसके होते हैं इसका अर्थ होता है राजनीतिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ये उनकी पुस्तक थी जिसके अंदर उन्होंने वर्णन किया था, या हम कह सकते हैं हेनरी सिजविक है, उन्होंने सर्वप्रथम नहीं, उन्होंने अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और सर्वप्रथम बात की थी एडविन कैनिन ने 1924 में अपनी पुस्तक वेल्थ होता है स्वास्थ्य। नेक्स्ट बात करते हैं अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है वो होती क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या की अगर हम बात करें कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, तो वह आदर्श जनसंख्या होती है जो देश काल के उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा उत्पादन के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। देश काल के जितने भी संसाधन होते हैं उनका कह सकते हैं कि उसमें उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। जितने भी संसाधन होते हैं और जनसंख्या होती है उसके अनुपात की हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। और 18वीं शताब्दी की बात करें अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कैटलिन ने एक बात कही थी और उसको जो सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया था, ऑप्टिमम पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? कैंटिलिन ने किया था। एक थे कैंटिलिन, इन्होंने क्या किया था? अनुकूलतम जनसंख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन, उस शब्द का प्रयोग किया था 18वीं शताब्दी में। ठीक है, कल हम बात करेंगे एक नए सिद्धांत की, और सिद्धांत का नाम है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को उन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है कि प्रथम अवस्था क्या होती है, द्वितीय अवस्था क्या होती है। बिल्कुल ईजी, आप 12th में भी पढ़ के आए होंगे और कल हम उसकी बात करेंगे डिटेल से। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम किसने उसके बारे में बताया था, और इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। और दूसरा था कार्ल मार्क्स किस व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे। दोनों क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। पढ़ते रहें, नोट्स बनाएं, जहाँ भी समस्या हो आप मुझे कमेंट्स करें। धन्यवाद।